नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, ज्योग्राफी का रिवीजन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर यूएसडीए के हिसाब से भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण दे रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल एज पर जो डाटा है वो यूएसडीए का है, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ कैटेगरी दी हुई है, एरिया दिया हुआ है और एरिया को नापने का जो यूनिट है, मात्रक है, वो किलोमीटर स्क्वायर है, प्रतिशत दिया हुआ है। तो पहले आपकी मिट्टी है इंसेप्टिसोल, मतलब ये वर्ग है कैटेगरी, इसमें आप देख रहे हैं। तो इंसेप्टिसोल है 1,30,372.90 स्क्वायर किलोमीटर इसका विस्तार है और 39.74% ये टोटल परसेंट होता है। एंटीसोल को देखिएगा तो ये 92,131.71 टोटल है, 28.01% ये टोटल होता है। इसके बाद एल्फीसोल है, ये आप देख रहे हैं तो 44,448.68 ये टोटल एरिया है और 13.55 ये परसेंट है। उसके बाद वर्टिसोल, ये आप देख रहे हैं, वर्टिसोल 27,960 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल विस्तार है और 8.52 ये प्रतिशत के हिसाब से होता है। इसके बाद एरिडीसोल्स, ये जो सोल्स हैं इनको अगर देखा जाए, मतलब कैटेगरी आपने देखी यहाँ पे एरिडीसोल है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 14,069.0 इस प्रकार से स्क्वायर किलोमीटर में दे रखा है, मतलब 4.28% ये टोटल होता है प्रतिशत के हिसाब से। इसके बाद एल्ट्रीसोल को आप देख रहे हैं उसी के ठीक नीचे, तो 8,250 स्क्वायर किलोमीटर इसमें इसका पूरा दायरा फैला हुआ है और 2.51% ये पूरा प्रतिशत के हिसाब से होता है। इसके बाद मॉलिसोल है, तो मॉलिसोल का जो क्षेत्रफल है वो 1,320 स्क्वायर किलोमीटर है एग्जैक्ट, और इसमें अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, ये तो हमने आंकड़ा देखा, अभी परसेंट देखते हैं तो परसेंट में 0.40% ये टोटल होता है। और अन्य जो है उनका विस्तार अगर देखा जाए या क्षेत्रफल देखा जाए तो वो 9,503 है, ये स्क्वायर किलोमीटर में इसका रेशियो है और यहाँ इसका प्रतिशत देखें तो ये 2.92% होता है और टोटल जोड़ लेंगे तो ये 100% हो जाएगा, ऐसा हमने देखा। ये पूरा क्या था, वर्ग थे मिट्टियों के, भारतीय मिट्टी का हम वर्गीकरण कर रहे थे, तो वर्ग था, क्षेत्रफल था और परसेंट था। अब आगे चलते हैं। अगला जो डाटा है उसमें हम देखने वाले हैं भूमि के अवनतीकरण को नियंत्रित करने और भूमि सुधार के लिए, मतलब भूमि का जो अवनतीकरण होता है उसको नियंत्रित करना है और भूमि का सुधार करना है। इसके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं उनको यहाँ तालिकाबद्ध करके परोसा गया है। तो तालिकाबद्ध करके परोसने का मतलब ये है कि टेबल वाइज आपको दिखाया गया है। इसमें एक तरफ आपको स्कीम या प्रोजेक्ट दर्शाए गए हैं, उसके बाद बीच में ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे अंडरटेकन है उनको अंतिम में लिखा गया है। इसे देखते हैं। वही चीज़ इंग्लिश में यहाँ पे हेडिंग वाइज दी हुई है, स्कीम एंड प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इंप्रूवमेंट। दोनों काम जो है यहाँ सुधार करने के लिए किए गए हैं। तो राज्य की परियोजनाएं, राज्य की परियोजनाओं में अगर देखा जाए स्टेट प्लान स्कीम्स में, तो सामान्य क्षेत्रों में भूमि और पानी दोनों का संरक्षण करना, सिर्फ जमीन को नहीं बचाना है, जमीन के साथ साथ जो ग्राउंड वाटर या जो पीने योग्य पानी है, जो कि मानव उपयोग में लाया जाने वाला जल है, उसके भी संरक्षण की बहुत गहन आवश्यकता है, क्योंकि भूमि का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके साथ साथ पानी का भी विनाश हो रहा है। जो जल स्रोत हमारे हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, तो भविष्य में सबसे गंभीर संकट तो यही होने वाला है, तो इस पर ध्यान देना है। तो सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इन जनरल एरियाज, ये है उद्देश्य इसका, देख लेते हैं। तो भूमि अपरदन में कमी करना, ये पहला इसका पर्पज है। भूमि का अवनतीकरण यानी जो डिग्रेडेशन होता है उसको घटाना और जल का संरक्षण करना। यहाँ पे भूमि और जल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वही चीज़ इंग्लिश में कही गई है कि टू रिड्यूस सॉइल इरोजन हैजार्ड्स और लैंड डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। गतिविधियों को अगर देखा जाए तो जो टेरेसिंग है और सुधार प्रक्रम है उसको अपनाया गया है। अपरदन नियंत्रण का काम किया जा रहा है, जल संरक्षण की बात की जा रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और तमाम चीज़ें जिससे कि जल संरक्षण हो सके और जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, उसको रिचार्ज किया जा सके, ये सब काम है। इसके अलावा पेड़ लगाना एक बढ़िया विकल्प है। खेत, तालाब, नदी और बागवानी फसलें, ये सब चीज़ें इसके दायरे में आती हैं। ये सब एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें कि यहाँ पर कहा गया है टेरेसिंग एंड रिक्लेमिनेशन, इरोजन कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एफॉरेस्टेशन, फार्म, पाउंड, कैश या हॉर्टिकल्चर जो कॉर्प्स होती हैं उनके बारे में इसमें कहा गया है। इसके बाद जो दूसरा वाला है, ये राज्य की योजनाओं को हम लोग देख रहे थे, उसके नीचे केंद्र प्रायोजित योजनाओं का भी दिया हुआ है। तो राज्य की योजनाओं में दूसरा हिस्सा देखते हैं, जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, ये है। इसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये आपने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर में, और ऐसे भी ये इन्वायरमेंट का मुद्दा है जो कि ज्योग्राफी से अटैच है। यहाँ देखिए, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को अगर आप अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, दोनों को मिलाकर पढ़िए, बहुत मजा आएगा और दोनों कवर भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। तो एक एकीकृत पहुंच से छोटे जल विभाजक के उपचार का उद्देश्य, ये इसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया है। वही चीज़ कही गई है कि एम टू ट्रीट द माइक्रो वाटर शेड, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, माइक्रो वाटर शेड ऑन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। यहाँ जो अप्रोच है वो कैसा है, इंटीग्रेटेड है, और आजकल हर जो पर्यावरण संरक्षण की परियोजनाएं हैं उसमें इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल अप्रोच रखना ही रखना है, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। अब यहाँ कहा गया कि ट्रीटमेंट ऑफ एरेबल लैंड, नॉन एरेबल लैंड, मतलब जो कृषि योग्य भूमि है उसका उपचार करना और जहाँ पर खेती नहीं होती है उस भूमि की भी देखरेख करना।
मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी ज़मीन है खुला एरिया है जिस पर कि मकान और सड़कें नहीं बनी हुई हैं उन सब पर खेती ही होती है। कुछ ऐसे ही बेकार पड़ी हुई ज़मीन है जिस पर कि लोग कूड़ा कबाड़ा फेंकते हैं या अनावश्यक अतिक्रमण करते हैं। तो ऐसी ज़मीनों को भी यहाँ चिन्हित करने की आवश्यकता है और उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जल निकासी लाइन, वनीकरण, नदी, कृषि, बागवानी, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। मतलब एफॉरेस्टेशन और कैश और हार्टिकल्चर जो कॉर्प्स हैं और ड्रेनेज लाइन्स हैं, इन सब चीज़ों को इसके दायरे में लाया गया है। तो ये क्या है, एक्टिविटीज़ हैं जो कि अंडरटेकन। इसके बाद अब केंद्र द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है, तो इसमें अगर देखा जाए तो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है। मतलब जो बंजर जमीन है, बैरन लैंड है, वो किसी काम का नहीं होता है। आम मनुष्य यही सोचता है कि ये तो बेकार है, मतलब इस पर कब्जा करके या तो घर बना लेते हैं और नहीं तो कुछ अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं। कुछ तो जीएस वाली भूमि होती है, यानी ग्राम समाज की होती है। जीएस का मतलब यहाँ जनरल स्टडी नहीं है। गांव में आप सुनते होंगे कि जीएस की जमीन थी, उस पर फलाने ने कब्जा कर लिया था, बाद में अतिक्रमण होता है तो उसकी जब रिपोर्ट पहुंचती है प्रशासन तक तो उसका फिर कब्जा हटवाया जाता है वहाँ से, ये सब होता है। तो जो जीएस की परती होती है उसको यहाँ बैरन लैंड के तौर पे देखते हैं। और भी बहुत सारी इस तरह की जमीन होती हैं, तो उनके संरक्षण के लिए यहाँ पे एक एकीकृत कार्यक्रम चलाया गया है जिसे कि IWDP कहा गया। इसका फुल फॉर्म यहाँ नीचे इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड, ये वेटलैंड नहीं है, वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसी का शॉर्टकट है IWDP, फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको फंडिंग कहाँ से प्राप्त होती है वो दिया हुआ है। अब इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसे देखा जाए तो इंटेंट टू इंप्रूव द विलेज कम्युनिटीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम अडॉप्टेड द गाइडलाइन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1995 विच वर रिवाइज। अब देखिए जो पुराना वाला प्रोग्राम था वो 1995 का था, उसका रिवीजन फिर से होता है 2001 में, यहाँ आप देख रहे हैं। और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 2003 हरियाली वाला। कहने का मतलब क्या है कि जल विभाजक विकास कार्यक्रम जो है ये 1995 का था, जिसमें कि क्रमशः 2001 और 2003 में संशोधन किए जाते हैं, थोड़ा बहुत सुधार किया जाता है। तो समय बदलने के साथ साथ जो योजनाएं होती हैं उनमें सुधार की आवश्यकता होती है और दिशा निर्देशों को अपनाकर जो कार्यक्रम है उसके कार्यान्वयन में गाँव के समुदायों को शामिल करने का इरादा है। क्योंकि इस प्रकार की जो जमीनें हैं जिन्हें कि आप परती जमीन या बंजर जमीन के तौर पर देख रहे हैं, तो ये ज़मीनें ज़्यादातर गांव वाले एरिया में ही पाई जाती हैं। तो वहाँ के जो समुदाय हैं या स्थानीय लोग हैं, जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तब तक इनका संरक्षण करना या इन्हें फिर से पुनर्जीवित करना ये सरकार के वश की बात नहीं है। तो इनसे सपोर्ट लेना ये पहला इसका मकसद है। और यहाँ देखिए तो इसके बारे में कहा गया है कि 112 प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेक्शन्ड टू ट्रीट 439 माइक्रो वेस्टलैंड। मतलब यहाँ पे 439 जो छोटे जल विभाजक हैं यानी माइक्रो वेस्टलैंड हैं उनके उपचार के लिए। और यहाँ जो परियोजना है उसका पूरा एस्टिमेट दिया हुआ है। हालांकि कितने रुपए का यहाँ पे एस्टिमेशन किया गया है उसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए ये जितनी भी चीज़ें हैं सभी महत्वपूर्ण समझकर ही वर्गीकृत की गई हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 13,053.25 लाख रुपए की लागत लगी है और उसके साथ साथ 2,21,225 हेक्टेयर क्षेत्र जो है ये इसके दायरे में आएगा। मतलब इतने एरिया को इतने लाख रुपए की सहायता से सरकार कवर करने का प्लान बना रही है और ये केंद्र प्रायोजित यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 439 जो छोटे जल विभाजक क्षेत्र हैं उनके उपचार के लिए 112 प्रोजेक्टों को यानी परियोजनाओं को एक्सेप्ट किया गया है या अप्रूवल दिया गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रोजेक्टों की संख्या याद रखिएगा, 112 टोटल है। और इसमें ट्रीटमेंट कितने माइक्रो वाटर शेड का किया जाएगा, तो ये जो माइक्रो वाटर शेड है इनकी संख्या है 439 और कवरिंग एरिया दिया हुआ है तो वो है 2,21,225। और जो आंकड़ा है मतलब यहाँ पैसा कितना इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये लागत नहीं ध्यान देनी है, आपको प्रोजेक्ट का नंबर ध्यान देना है, कितना ट्रीटमेंट मतलब कितने ट्रीटमेंट के दायरे में आ रहा है उसको ध्यान देना है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एकीकृत बंजर भूमि प्रबंधन कार्यक्रम ये एक है, तो यहाँ भी बंजर भूमियों के बारे में चर्चा चल रही है। इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम जिसे कि कहा जाता है IWMP 2009-2010 ये इसका यहाँ पे ईयर है। और राज्य की 18 जल विभाजक परियोजनाओं में 30,000 हेक्टेयर भूमि के उपचार का अनुमोदन किया गया है। मतलब अप्रूवल ट्रीटमेंट ऑफ 30,000 हेक्टेयर, यहाँ पे 3,000 नहीं है 30,000 है, 30,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन 18 वाटरशेड प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट वॉज मेड। अब यहाँ अगर आप देखिए तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो तो हमने देख ही लिए हैं। अब इसमें जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है मतलब इसे कहा जाएगा गतिविधियों के तौर पे, तो वो मृदा को नष्ट करने के लिए जल अपर्दन और सतह पर जो पानी बह जाता है किन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा वो दिया हुआ है। मतलब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वो एरिया है जहाँ पर सरकार अपना फोकस करेगी या ध्यान केंद्रित करेगी। तो मृदा को नष्ट करने के लिए जल अपर्दन और सतह का पानी बह जाता है, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको जरा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि टू डिसिपेट द सॉयल, वाटर इरोजन एंड सरफेस वाटर रन ऑफ, मतलब ये सब चीज़ें इसके दायरे में आएंगी। उसके बाद हार्वेस्टिंग ऑफ सरफेस रन ऑफ एंड रेन वाटर और टू इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल, मतलब मृदा की जो जल धारण क्षमता है उसको इंप्रूव करना, ये भी इसका एक पर्पज है। उसके बाद जो उप सतही प्रवाह है, यहाँ आप देख रहे हैं जो उप सतही प्रवाह है उसको प्रमोट करना, यहाँ वही चीज़ कही गई है कि टू प्रमोट द सब सरफेस फ्लो, बेस फ्लो एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इन सब चीज़ों को यहाँ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, तभी मिट्टी का भी संवर्धन होगा
और मिट्टी की बनावट और इसकी उत्पादकता में सुधार करना, यानी टू इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड इट्स प्रोडक्टिविटी। इसके बाद रोजगार के अवसर पैदा करना और उसको बढ़ावा देना ताकि लोग इससे जुड़ें। रोजगार के ही लालच में सही और पैसे के लालच में लोग जुड़ेंगे तो इससे लोगों का भी भला होगा और जो पर्यावरण है वो भी सुधरेगा। तो यहाँ वही कहा गया है कि टू प्रमोट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ जनरेट किया जाएगा ताकि लोग इससे आकर जुड़े। तो यहाँ पर कितनी हेक्टेयर भूमि को कब, किस वर्ष या सत्र में, किस दायरे में लाया गया वो दिया हुआ है। तो 2009 और 10 वाला समय था, मतलब ये ईयर था, फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हैं। तो उसमें इतनी सारी चीज़ें, मतलब यहाँ राज्य की जो 18 जल विभाजक परियोजनाएं हैं उनमें मतलब इतनी 30,000 हेक्टेयर भूमि के उपचार का अनुमोदन किया गया। उसके बाद जो अगला सत्र था, मतलब यहाँ पे 2010 से लेकर 2011 वाला, उसमें भूमि का दायरा बढ़ाया गया। पहले 30,000 हेक्टेयर था, अभी 52,000 हेक्टेयर भूमि को इसके कवर में लाने का प्रयास किया गया। 2011 से लेकर 2012 का जो समय था उसमें 37,500 हेक्टेयर जमीन को इसके दायरे में लाने का प्रयास किया गया, और 2012-13 का जो समय था उसमें 38,870 हेक्टेयर भूमि इसमें और इंक्लूड करने का प्रयास किया गया। मतलब इसको धीरे धीरे विस्तृत किया जा रहा है, वही दिया हुआ है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए सरकार की अन्य योजनाएं भी दे रखी हैं, इन्हें भी देखते चलते हैं, और विशेष जो सहायता योजना है उसको भी देखना है। तो देखिए सरकार की अन्य योजनाओं में मेघालय का जो जंटी हिल जिला है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोपिली नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अवनीति भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भू संरक्षण की शुरुआत करना, ये एक काम है। और दूसरा जो है वो है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना, जिसे कि आप यहाँ पे RKVY के तौर पे देख रहे हैं। तो इन्हें जरा इंग्लिश में देख लेते हैं। सॉयल कंजर्वेशन फॉर इनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिग्रेडेड लैंड इन द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर कोपिली इन जंटिया हिल, या जानतिया हिल इसको कहा जाता है। ये जयंतिया है असल में, और इसका नाम यहाँ बिगाड़ दिया गया है, ठीक है। तो मेघालय ये इसका नाम हो गया, मतलब यहाँ राज्य का नाम आप देख रहे हैं, और जो पहाड़ियाँ हैं ये जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको RKVY कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए कुछ गलत लिखा हुआ है, मतलब हिंदी वाला जो है उसमें मिस्टेक है ढेर सारी, तो उसको इंग्लिश वाले को ध्यान दीजिएगा। नीचे वाला सही है, ये वाला सही है, ऊपर वाले को मत देखिए। यहाँ देखिए इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये यहाँ पर चलाई गई, ये सरकार की अन्य योजनाओं में से एक है। और विशेष सहायता योजना को आप देख लीजिए, तो चेरापूंजी की जो पारिस्थितिकी परियोजना तहत यहाँ पे कार्यक्रम है उसको हम लोग देख रहे हैं, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ देखिए विशेष सहायता योजना चेरापूंजी इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड अंडर सोहरा प्लेटू, ये इसमें जो प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि विशेष सहायता योजना के तौर पर देखा जाता है। तो अन्य योजना को हमने देखा, और इसके अलावा जो विशेष सहायता योजना है उसको देखा, और उसके ऊपर हमने राज्य प्रायोजित योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को भी देख रखा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए खनिज पट्टियाँ यानी जो मिनरल बेल्ट है उनके बारे में लिखा हुआ है, नेम ऑफ बेल्ट है, रीजन है, उसके बाद मिनरल फाउंड, उसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं और फीचर्स क्या हैं उसको दिया हुआ है। देखते हैं, पहले छोटा नागपुर का पठार है, मतलब उसकी जो बेल्ट है वो दी हुई है, और इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं ये दे रखे हैं। तो छोटा नागपुर बेल्ट में अगर देखा जाए तो धनबाद है, हजारीबाग है, पलामू है, रांची है, इसके अलावा संथाल परगना है, और सिंहभूमि है झारखंड वाला, इसके अलावा कटक वाला एरिया आता है, धनाखेल वाला एरिया आता है, धन के नाल इसको कहा जाता है। इसके बाद क्योंझर है, इसको केडू झाड़ भी कहते हैं, केंदू झाड़ या केडू झाड़, और क्योंझर वैसे कहा जाता है, तो क्योंझर के नाम से जानिए। कोरापुट, मयूरभंज, संभलपुर, सुंदरगढ़, उड़ीसा में इधर देखा जाए तो बांकुरा, उसके बाद बीरभूमि, मेदिनीपुर, पुरालिया पश्चिम बंगाल का, ये सब दिया हुआ है। उसी को इंग्लिश में दे रखा है, तो इंग्लिश वाले को भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए धनबाद है, हजारीबाग है, पलामू है, रांची है, संथाल परगना है, ये सब इसके क्षेत्र हैं, मतलब इस मेखला, इस बेल्ट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये दिया हुआ है। तो संथाल परगना है, उसके बाद सिंहभूमि झारखंड वाला है, कटक है, धनखेल है, और ये केंदुझर या क्योंझर है। इसके बाद कोरापुट है, मयूरभंज है, संभलपुर है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ सुंदरगढ़ उड़ीसा का है, बांकुरा, इसके अलावा बीरभूम, मेदिनीपुर और पुरुलिया ये डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, ये सब इसके दायरे में आते हैं। यहाँ से जो मिनरल्स फाउंड होते हैं उसमें कोयला है यानी कोल है, माइका है, मैग्नीज है, इसके अलावा क्रोमाइट यहाँ से प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ इल्मेनाइट की भी प्राप्ति होती है। ये सब अयस्क हैं असल में। बॉक्साइट है, लोहा, यूरेनियम, फॉस्फेट, तांबा, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। चाइना क्ले का मतलब क्या होता है? चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का मतलब वो शुगर वाली चीनी नहीं, ये देश चाइना है तो उससे चीन। इसके बाद विशेषताएं देखिए, तो विशेषताओं में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में अगर पूरा इस रीजन को कवर करते हैं तो रीजन कंटेन ऑलमोस्ट 100% ऑफ काइनाइट रिजर्व, मतलब ये पूरा क्षेत्र जो है ये लगभग 100% पूरे काइनाइट के रिजर्व का कवर करता है। देश में पाया जाने वाला जो काइनाइट का भंडार है उसका ये 100% एरिया घेरता है, यानी सिर्फ यही मिलता है। और 93% ऑफ आयरन ओर, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 93% ये पूरे आयरन ओर का कवर करता है। मतलब अकेले लौह अयस्क इसी क्षेत्र से इतना ज़्यादा प्राप्त हो जाता है, और जो बचा हुआ है वो जो इधर उधर के इलाके हैं वहाँ से मिलता है। इसके अलावा 84% ये कोल का कवर करता है, कोल स्टॉक का भी ये 84% घेर लेता है, मतलब इतना तो यहीं से आपूर्ति हो जाती है। और 70% ऑफ क्रोमाइट ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे देश का अगर देखा जाए तो 74% ये क्रोमाइट का भी कवर करता है, यानी क्रोमाइट का भी उत्पादन अकेले यही क्षेत्र जो है ये 74% कर लेता है। बचे हुए जो इलाके हैं वो छिटपुट बिखरे हुए हैं।
इसे हमने देखा, तो अच्छे खासे फीचर्स हैं। इसके बाद मध्य भूमि मेखला को देखते हैं, यानी जो यहाँ पे मिडलैंड बेल्ट है उसकी चर्चा हो रही है। तो इसके रीजन में कौन कौन से क्षेत्र यहाँ आते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र है और महाराष्ट्र है, ये राज्य इसमें कवर होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो मैग्नीज अयस्क प्राप्त होता है यानी मैग्नीज और, बॉक्साइड यानी एल्यूमिनियम का अयस्क प्राप्त होता है, माइका यहाँ से मिलता है, कॉपर मिलता है, ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है, और उसके अलावा लाइमस्टोन आप देख रहे हैं, इग्नाइट है, मार्बल है, लाइमस्टोन, ये सब चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। मतलब ये क्या है, ये सभी मिनरल्स हैं। उसके बाद दक्षिणी मेखला को देखते हैं जो साउदर्न बेल्ट है, तो इसमें आप देखिए आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है और तमिलनाडु आता है। यहाँ आपने देखा सोना, लोहा, मतलब लौह अयस्क, लोहा जो है वो शुद्ध रूप में नहीं अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, तो इसीलिए आयरन और, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, अभ्रक, बॉक्साइड, जिप्सम, इसके अलावा एस्बेस्टस, डोलोमाइट चीनी मिट्टी यानी चाइना क्ले, और चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, ये सब यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद वेस्टर्न बेल्ट को देखिएगा तो इसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ये पूरा आ जाता है। और इसमें प्राप्त होने वाले खनिजों को अगर देखें तो जो गैर फेरस धातुएं हैं, मतलब जो लौह अयस्क हैं, उनसे इतर कुछ और चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती हैं, जैसे कि तांबा है, अन्य जो तत्व या उनसे निर्मित अयस्क हैं, ओर्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो तांबा, सीसा, जिंक, यूरेनियम भी प्राप्त होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अभ्रक यहाँ से मिलता है, मैग्नीज, नमक की प्राप्ति होती है, एस्बेस्टस, इमारती पत्थर यहाँ से प्राप्त होते हैं, इमारत में लगाने वाले जो रंग बिरंगे पत्थर या इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोन्स होते हैं। कीमती पत्थर यहाँ से मिलते हैं, मतलब रत्नों की बात हो रही है, जो जेम स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे खनिज तेल का भी भंडार मिला है, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, हालांकि वो बहुत कम मात्रा में है, तो आपूर्ति बाहर से ही करानी पड़ती है, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ से भी प्राप्त हो जाता है, इसे हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ दक्षिण पश्चिमी मेखला के बारे में कहा गया है, ये 2 बार लिख दिया है, तो यहाँ से आप कवर करिएगा। साउथ वेस्टर्न बेल्ट, इसमें गोवा, कर्नाटक और केरल कवर होते हैं। लौह अयस्क यानी आयरन ओर यहाँ से है, इसके अलावा इल्मेनाइट है, जिरकन है, जिरकन इसको कहा जाता है या जरकन कहा जाता है। इसके बाद मोनाजाइट सैंड यहाँ से प्राप्त होता है, गार्नेट प्राप्त होता है, ये सब रत्न है, जेमस्टोन, जैसे कि जरकन को आप देख रहे हैं, गार्नेट को देख रहे हैं। इसके बाद चाइना क्ले यहाँ से मिलती है, बॉक्साइट प्राप्त होता है। इसके बाद माइका है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, यानी चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, ये दोनों यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं, माफ कीजिएगा, सोप स्टोन है, ये सैंडस्टोन नहीं है, सोप स्टोन है, तो ये यहाँ से मिलता है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद इंडियन ओशियन की अगर बात की जाए तो हिंद महासागरीय जो बेल्ट है उसमें अगर देखा जाए तो अरब सागर के जो महाद्वीपीय कगार हैं और बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है वो इसमें आता है। तो इसमें तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कौन सा एरिया कवर होता है, हिंद महासागर का यही 2 पार्ट ही है। तो इसके अंदर अगर देखें तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, मैग्नीज, फास्फेट, बेरियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लोहा या लौह अयस्क आप कह सकते हैं, टाइटेनियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, मोनोजाइट, एल्मिनाइट, इसके अलावा मैग्नेटाइट और गार्नेट, ये सब चीज़ें। और उसके बाद हिमालयन बेल्ट को देख लेते हैं। तो हिमालयन बेल्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर नीचे देखिए कोई भी चीज़ें नहीं प्राप्त होती, मतलब इस तरह के जो खनिज हैं उनकी प्राप्ति प्रायः नहीं होती है। ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ खनन करना भी खतरे से खाली नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन है। हालांकि सरकार खुदवाती रहती है, टनल वगैरह खुदवा देती है, बाद में लैंडस्लाइड होता है तो लोग मरते हैं। तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट तो यहाँ भी चलते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर खनिज वाला पूरा क्षेत्र है वो दक्कन का प्लेटू ही है, पठारी क्षेत्र, जो कि सर्वाधिक प्राचीन हिस्सा है भारत का, और वहाँ से दबे हुए खनिजों की प्राप्ति समय समय पर होती रहती है। तो ये हमने पूरा देखा, मेखला के नाम यानी बेल्ट के नाम देखे, रीजन देखे, फीचर्स देखे, और मिनरल फाउंड जो वहाँ से मिनरल प्राप्त होते हैं उन्हें देखा। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए ये भारत की रिफाइनरी और उनकी जो उत्पादन क्षमता है यानी उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो दे रखी है। तो पूरी टेबल है, इसमें दिया हुआ है रिफाइनरी का नाम, यहाँ आप देख रहे हैं, स्टेट का नाम दिया है, उनका जो ईयर ऑफ कमीशनिंग है यानी प्रारंभ होने का वर्ष है वो दे रखा है, और कैपेसिटी यहाँ पे लाख टन प्रति वर्ष या पर ईयर के हिसाब से दी हुई है। तो इसे देखते हैं। यहाँ डिगबोई आपको पहले दिख रहा है, असम इसका लोकेशन है। डिगबोई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1901 1901 सबसे पुराना वाला यही है। 5.0 इसकी लाख टन प्रतिवर्ष के हिसाब से क्षमता है। इसके बाद ट्राम्बे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और महाराष्ट्र इसकी लोकेशन है, मतलब राज्य के हिसाब से। प्रारंभ होने का वर्ष 1954 और 55 यहाँ पे अगर आप देखें तो 55 लाख टन प्रतिवर्ष के हिसाब से इसका क्षमता यहाँ पे दिखाया गया है, कैपेसिटी है। उसके बाद ट्राम्बे आप भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का महाराष्ट्र वाला आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए। ये ट्राम्बे जो है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला है, और ये वाला जो है ये कौन सा है, ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। तो महाराष्ट्र इसकी लोकेशन 1955 60.0 ये लाख टन प्रतिवर्ष के हिसाब से इसकी क्षमता हो गई। उसके बाद विशाखापट्टनम HPCL को आप देख रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश इसकी लोकेशन है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लोकेशन आप आराम से विशाखापट्टनम से गेस कर सकते हैं। 1957 ये हो गया वर्ष, और यहाँ पे अगर क्षमता को देखा जाए तो 45 लाख टन प्रतिवर्ष के हिसाब से इसकी हो जाएगी। इसके बाद नूनामाटी या नूनमती कही जाती है इसको, ये आपकी IOC है, IOCL इसको कहा जाता है, ये असम में है, मतलब इसकी लोकेशन जो है वो असम में है। और 1962 ये इसका वर्ष है, 8.5 इसकी क्षमता हो जाएगी, मतलब लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी लाख टन प्रति वर्ष का मतलब समझ रहे हैं, एक वर्ष में इतना जो उत्पादन करने की क्षमता है वो दी हुई है। इसके बाद बरौनी को आप देखेंगे, कोयली को देखेंगे, कोच्चि को देखेंगे।
तो इसी क्रम में बरौनी को देखते हैं। बरौनी का जो यहाँ पे है, इसे आप देख रहे हैं IOC, तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन, बिहार इसकी लोकेशन हो जाएगी। और यहाँ पे 1964 ये इसके प्रारंभ होने का वर्ष है। 33.0 ये आप देख रहे हैं इसकी क्षमता है लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से। उसके बाद कोयली है, तो कोयली का जो लोकेशन है वो गुजरात में होगी। और 1965 ये इसका समय है। 95 ये लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से इसकी क्षमता हो जाएगी। कोच्चि को अगर देखिए, यहाँ पे CRL यानी जो इसका यहाँ रिफाइनरी है उसका नाम दे रखा है। केरल इसका राज्य हो जाएगा। राज्य के हिसाब से अगर लोकेशन देखें तो केरल है। 1966 इसके प्रारंभ होने का वर्ष है। और 95.0 ये आपका, माफ कीजिएगा, 1966 इसके प्रारंभ होने का वर्ष है। और 45.0 ये इसकी क्षमता है लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से। ये साल भर का जो आंकड़ा है उसको नापा गया है। इसके नीचे देखते हैं तो यहाँ और भी है। कोच्चि के नीचे आप देखिए, इसमें चेन्नई का आता है MRL। तो इसकी जो लोकेशन है वो कौन सी है, तमिलनाडु है। 1969 ये इसका समय है। और 56.0 ये इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद हल्दिया को आप देख रहे हैं IOCL, तो ये जो है ये पश्चिम बंगाल वाला है, मतलब आप समझ सकते हैं। और 1975 इसका समय है। और 27.5 ये इसका लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से क्षमता दी हुई है। इसके बाद बोंगाई गांव, हल्दिया के नीचे बोंगाई गांव को आप देखिए तो ये BRPL का है। और असम इसकी लोकेशन है। 1979 ये इसका यहाँ पे वर्ष है। और 13.5 ये इसकी क्षमता है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ मथुरा को देखिए तो ये यूपी में है IOC। और 1982 इसका समय है। 75.0 ये इसकी क्षमता है। इसके बाद नुमालीगढ़ ये IOCL का है। असम इसकी लोकेशन है। 1999 इसका समय है। 30.0 ये इसकी क्षमता है। इसके बाद जामनगर, ये पूरे देश में सर्वाधिक तेल शोधन क्षमता वाला स्थान है। ये RP वाला, ये गुजरात में है। जामनगर गुजरात का हो गया, आप समझ सकते हैं। और 1999 इसका समय है। 270 कितनी क्षमता है, सर्वाधिक है तो कितनी है, 270 ये प्रतिवर्ष के हिसाब से है। इसके बाद करनाल, करनाल का जो यहाँ क्षेत्र है ये हरियाणा में पड़ता है, तो आप जानते ही हैं। IOCL वाला ये 1998 इसका समय है। और 60 इसकी क्षमता है। उसके बाद मंगलोर को आप देख रहे हैं तो HPCL ये है। और कर्नाटक इसकी लोकेशन है राज्य के तौर पे। 1998 इसका समय है। और 30.00 ये इसकी क्षमता है। उसके बाद नीचे है पानागुंडी, इसे आप देख रहे हैं, अच्छे अच्छे नाम है। पानागुंडी है, पंचपदा है, ये सब नाम है, ठीक है। तो पानागुंडी IOC ये जो है ये तमिलनाडु का है। 1999 इसका समय है। और 5 ये इसकी क्षमता है, छोटा सा है। उसके बाद पंचपदा ये जो है, या पंचप्रदा इसको कहा जाता है, HPCL राजस्थान में है। 2013 से लेकर 17 वाला जो समय है उसमें इसका डेवलपमेंट होता है। 9.0 इसकी क्षमता है। इसके बाद बीना VORL, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश का है, एकदम नीचे वाला ध्यान दीजिएगा। 2011 इसका समय है। और 6 MMT जो है ये इसकी पूरी क्षमता है। तो टोटल जो क्षमता है यहाँ पे इकट्ठा करके दे रखी है, मतलब टोटल कितना होता है, तो वो होता है 913.5। इतना पूरी जो प्रतिवर्ष की क्षमता है वो यहाँ पर दी हुई है। ये रिफाइनरी का नाम और उनकी जो शोधन क्षमता है वो दे रखी थी। बीच में उनकी लोकेशन है राज्यवार, तो इसे आप एक भारत का नक्शा बनाकर उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, इससे आसानी होगी याद करने में। ये हमने देखा। इसके बाद जो अगला हिस्सा है उसमें हम लोग मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट भारत के हैं उनको देखेंगे। मतलब एक तरफ स्टेट है और दूसरी तरफ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उनके नाम दे रखे। तो राज्यवार देख लेते हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश पहले है, यहाँ से आप देखिए। और यहाँ जो जल विद्युत संयंत्र है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसमें मच्छकुंड का नाम आता है, नागार्जुन सागर है, निजाम सागर है, सिलेरू है और श्रीशैलम है। इसे आप एक क्रम से नीचे इंग्लिश में भी देख रहे हैं। तो यहाँ समान नाम है, हिंदी में रहे चाहे अंग्रेजी में, वही दिया हुआ है। उसके बाद बिहार में आप कोसी को देख सकते हैं, ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इसके बाद गुजरात में उकाई है, तापी वाला। इसके बाद मतलब किस नदी पर बना हुआ है वो नदी का नाम ब्रैकेट में दिया है। तो उकाई जो है ये तापी पर बना है। हथमाटी जो है साबरमती, भद्रा काठियावाड़ और अकरी मोटा, इसके अलावा सरदार सरोवर मतलब नर्मदा वाला, ये आपने देखा। तो ये सब कहाँ पे है, गुजरात में है। ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के नाम और लोकेशन आप देख रहे थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती है, इसके अलावा नीची झेलम, सलाल, बगलियार, ये सब परियोजनाएं आप देख रहे हैं। इसके बाद झारखंड में देखिए तो यहाँ पे मैथान है, बाल पहाड़ी है, पंचेट है, इसके अलावा बोकारो है, कोनार है, तिलैया है, अयार तिलैया, सभी जो है वो DVC के अधीन है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। ये कुछ हमने देखा। और इसके अलावा एक मयूराक्षी है जो कि यहाँ हिंदी में नहीं दिया है, इंग्लिश में दिया है, इसको छोड़िएगा नहीं, मयूराक्षी। इसके बाद कर्नाटक में चलते हैं। झारखंड को हमने देखा, कर्नाटक में देखते हैं तो यहाँ महात्मा गांधी जोग प्रपात जो है, मतलब यहाँ जोग प्रपात स्थित है। उसके बाद शिव समुद्रम, ये कावेरी पर है। इसके बाद देखिए यहाँ भद्रा है, मुनीराबाद है, सरावती है, तुंगभद्रा है और कृष्णाराज सागर है। इन सबको देख लीजिएगा। उसके बाद केरल में चलते हैं तो इडुक्की पेरियार वाला क्षेत्र इसमें पड़ता है, कलाड्डा है, कुट्टीडी है, पल्लीवासल है, परमम्बीकुलम है, इसके अलावा पोरिंगल है, पोन्नीवार है, साबरगिरी है, पेरियार है। ये सब आपका पूरा जो रेंज है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के तौर पर केरल का देखा गया है। मध्य प्रदेश में देखें तो जवाहर सागर और प्रताप सागर है चंबल पर, और तवा है, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखिए तो भोला, भटनागर, बीड़, गिरना, खोपाली, इसके अलावा कोयना, पूर्णा, पैथान, बेतरना, ये सब नाम इसमें दिखाई देते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चले जाएं तो वहाँ पर भी नाम है, दीखू है, दोयन है, ये दोनों नागालैंड में है। इनकी जो लोकेशन है ये नागालैंड में है। गोमती त्रिपुरा में है,
लोकटक जो है ये मणिपुर में है। कौन सा कहाँ पर है ये ध्यान दीजिएगा। गोमती जो है ये त्रिपुरा में है, लोकटक जो है ये मणिपुर में है, कोपाली असम में है, खांडोंग और इसके अलावा यहाँ पे किरदम कुलाई है, ये मेघालय में है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, खांडोंग और किरदम कुलाई ये मेघालय में है। इसे जरा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए खांडोंग जो है वो कहाँ पे है, ये भी मेघालय में है, और किरदम कुलाई ये भी मेघालय में है। उसके बाद सिरलुई और बारावी को देखिए, ये मिजोरम में है, रंगा नदी अरुणाचल में है, और न्यू मस्तरू ये मेघालय में है। इस प्रकार से ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम आप देख रहे थे। और ओडिशा में चलते हैं तो यहाँ हीराकुंड महानदी वाला और बाली मेरा रेंगाली ये ब्रह्माणी पर है, और इंद्रावती वाला जो क्षेत्र है उसको आप देख रहे हैं। इसके बाद मणिपुर में चलते हैं तो लोकटक इम्फाल। इसके बाद पंजाब और हिमाचल को देख लीजिए, एक साथ दिया हुआ है। यहाँ पे भाखड़ा नांगल सतलज पे बना है, डेहर व्यास पे बना है, गिरिपाटा हरिके, इसके अलावा बिनवा, अंध्रा, चमेरा, पोंग, सिऊल, बस्सी, नथवा ये सब नाम दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे आप देख रहे हैं झकरी है, रंजीत सागर बांध है, चंजू है ये हिमाचल प्रदेश में है, सैंज है हिमाचल प्रदेश में है, उन सब का नाम दे रखा है। इसके बाद राजस्थान में चलते हैं तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये चंबल नदी पर बने हुए हैं, इन्हें ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तमिलनाडु भवानी सागर, मेट्टूर, पेरियार, एलियार, कोडियार, इसके अलावा मोयार, सुरुलियार ये सब बहुत सारे हैं, और पापनाशम ये सब जो है ये तमिलनाडु के हो गए। उत्तराखंड में टिहरी डैम तो है ही है, उसके अलावा कोटेश्वर है भागीरथी पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो रिहंद है, रामगंगा है, छिबरो है और टोंस है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में पंचेट है और पुरुलिया है। इसके बाद सिक्किम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे तीस्ता डैम है, इसके अलावा रंजीत है और तड़ीशिंग है या तशीडिंग इसको कहा जाता है। इस प्रकार के यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो स्थित है, इसे हमने देखा। इसके बाद जो अगला इसमें हिस्सा है वो है थर्मल पावर स्टेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के ताप विद्युत केंद्र। अभी तक हमने पानी को देखा है, अब जो तापीय विद्युत है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो राज्य का नाम है और एक तरफ जो ताप विद्युत केंद्र है और उनकी जो क्षमता है, मतलब मेगावाट में उनकी पावर कैपेसिटी जो है वो दे रखी है। दोनों चीज़ें हैं तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पहले दोनों एक ही थे आंध्र के रूप में, अभी दोनों अलग हो गए हैं लेकिन एक साथ दिया हुआ है। तो आंध्र और तेलंगाना, इसमें भद्रांचलम है, कोट्टा गुंडेम है। तो यहाँ की जो क्षमता है वो कितनी है, 680 मेगावाट है। उसके बाद यहाँ पे मानगुरु है और नेल्लोर है, तो इनकी जो क्षमता है वो 300 मेगावाट है। ये सभी जो है ये मेगावाट में है, एम फॉर मेगा और डब्ल्यू फॉर वाट। वाट जो है वो शक्ति को नापने का मात्रक होता है, और मेगा इसके साथ जुड़ रहा है, मतलब बड़े मात्रक के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो 300 मेगावाट। इसके बाद रामगुंडम को देख लीजिए, रामागुंडम या रामगुंडम कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 200 मेगावाट। विजयवाड़ा ये आप देख रहे हैं, इसमें 420 मेगावाट। और उसके बाद है सेमकार गायत्री, तो इसकी क्षमता यहाँ पर नहीं दी हुई है। उसके बाद असम को देखिए, बोंगाई गांव 250 मेगावाट, चंद्रपुर 100 मेगावाट, और नामरूप इसका जो है ये 119.5 मेगावाट। बिहार में परौनी 255 मेगावाट, कहलगांव डीवीसी के अधीन ये 780 मेगावाट है टोटल, मतलब इसकी क्षमता। और दुर्गापुर में 285 मेगावाट। यहाँ तक हमने देखा। छत्तीसगढ़ को देखिए तो कोरबा 750 मेगावाट, रंजीता टीपीपी ये जो है इसकी क्षमता कितनी है, छोटी सी है, 50 मेगावाट की, और नवापारा 300 मेगावाट। इसके बाद दिल्ली में चले आते हैं तो यहाँ पे बदरपुर और इंद्रप्रस्थ और राजघाट को आप देख रहे हैं, इनमें क्रम से देख लीजिएगा। तो दिल्ली में बदरपुर 720 मेगावाट, इंद्रप्रस्थ 285 मेगावाट और राजघाट 350 मेगावाट। गुजरात में चले आते हैं तो अहमदाबाद 180 मेगावाट। इसके बाद बनास और ध्रुवरम या धुआरम इसको कहा जाता है, ये 534 मेगावाट। गांधीनगर 240 मेगावाट, यहाँ आप देख रहे हैं। कच्छ कांडला, इसके अलावा महुआ, ये सब नाम है। पोरबंदर साबरमती 110 मेगावाट, यहाँ पर देखिए, मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है, तो जो चाहे आप देख सकते हैं। ये इन सब की जो क्षमता है वो कितनी है, ये 110 मेगावाट हो जाएगी। इसके बाद शाहपुर, सिक्का, इसके अलावा उकाई ये सब 640 मेगावाट। और उत्तरन जो है ये 200, उत्तरन या उत्तरन कहा जाता है, तो ये 200 मेगावाट हो गया। और वानकोबरी, ये वांगकोबरी या वांगबोरी कहा जाता है, तो इसकी जो क्षमता है यहाँ नहीं दी हुई है। फिलहाल जितने की दी हुई है या जो इंपॉर्टेंट है उतना दिया है। ये मेगावाट में सारी पावर कैपेसिटी है, इसे हमने देखा। इसके बाद हरियाणा में चलते हैं तो यहाँ फरीदाबाद 180 मेगावाट, पानीपत 220 मेगावाट और यमुनानगर 150 मेगावाट। जम्मू कश्मीर में कालाकोट है। और झारखंड में चले आए तो यहाँ बोकारो 248 मेगावाट, चंद्रपुरा 780 मेगावाट ये दिया हुआ है, और सुवर्ण रेखा भी है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक 3000 मेगावाट, सतपुड़ा 1142 मेगावाट, सिंगरौली विंध्याचल रीजन 1260 मेगावाट। इसको कहते हैं प्रोडक्शन, ये असली उत्पादन है। उसके बाद महाराष्ट्र में चले आइए तो महाराष्ट्र में भी कुछ पीछे नहीं है लेकिन तब भी कम है। तो बल्लाल शाह ये 500 मेगावाट का हो गया। भुसावल जो है ये 485 मेगावाट। इसके बाद चंद्रपुर 210 मेगावाट, चोला ये 95 मेगावाट, धोबाल 350 मेगावाट, खापरखेड़ा 250, कोरादी 660। इसके बाद पारस 95, पारली 240, ट्राम्बे 838, उज्जैनी उरेड जो है ये 240। इसके बाद माउडा एसटीपी ये जो आपकी क्षमता यहाँ पे दी हुई है वो 660 मेगावाट है। और मेगांव नासिक वाला जो है ये 270 मेगावाट। इतना हमने देखा। ये पूरा क्या है, ये महाराष्ट्र के दायरे में आते हैं। इसके बाद मणिपुर में लोकटक है, इम्फाल वाला। पंजाब में अगर देखें तो भटिंडा 440 मेगावाट, रूपनगर
ये आप देख रहे हैं। उसके बाद राजस्थान में चले आते हैं तो अंटा बांसवाड़ा कोटा 240 और पालना सवाई माधोपुर ये भी दिया हुआ है। ओडिशा में बालीमेरा है, तलचर में 470 मेगावाट है। इसके बाद तमिलनाडु में चलते हैं तो तमिलनाडु में आप एन्नौर को देख रहे हैं। एन्नौर में 450 मेगावाट, मैटूर और नेवेली जो है यहाँ पे 2300, तूतीकोरिन में 630 और कुडुलोर जो ITPCL है वहाँ पे 600 मेगावाट। ये सब मेगावाट में है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ तमिलनाडु के ठीक नीचे यूपी का दिया है। तो यूपी का चूंकि आप एग्जाम भी उत्तर प्रदेश PCS का ही देने जा रहे हैं, खासतौर पे ये जो सीरीज है ये उसी के लिए बनाई गई। वैसे जहाँ भी इस तरह के फैक्चुअल कॉन्सेप्ट या डाटा आएंगे तो उसके लिए उपयोगी है, लेकिन मेनली इसको यूपी PCS पर फोकस किया गया। तो इसमें उत्तर प्रदेश का ध्यान दीजिएगा। बहराइच, दोहरीघाट ये आप देख रहे हैं, गोरखपुर, हरिद्वारगंज ये सब 215 मेगावाट, जवाहरपुर, इसके बाद कानपुर की जो क्षमता है वो 325 मेगावाट, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा और ओबरा की जो क्षमता है वो 456 मेगावाट, पानकी की जो क्षमता है वो 345, पारीछा जो है इसकी 240 और टुंडला यहाँ पे उसकी क्षमता नहीं दी हुई है। टुंडला की क्षमता कितनी है? ये क्षमता है 565। यहाँ हिंदी में नहीं छपा हुआ है, इंग्लिश में छपा हुआ है, तो इंग्लिश वाले को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, बहराइच, दोहरीघाट, गोरखपुर, उसके बाद हरिद्वारगंज ये आप देख रहे हैं, इसे हरदुआगंज या हरिद्वारगंज कहा जाता है। 215 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। इसके बाद जवाहरपुर, फिर कानपुर की कैपेसिटी कितनी है? 315 मेगावाट है। मऊ, मुरादाबाद, ओकरा की जो कैपेसिटी है वो 450 है। ये सब यूपी के जिले हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ये परीक्षा है, तो परीक्षा की जो कैपेसिटी है वो 240 है और टुंडला जो है इसकी कैपेसिटी 565 है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में चलते हैं तो यहाँ बीरभूमि, फिर बुंदेल जो है इसकी 540 है, फिर दुर्गापुर जो है ये 285 है। फरक्का की जो कैपेसिटी है वो 1600 है, इसको ध्यान दीजिएगा। फरक्का जो है ये वेस्ट बंगाल का, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1600 मेगावाट है। इसके बाद गौरीपुर को आप देख रहे हैं ये 350 मेगावाट है। कालाघाट और कोलकाता वाला जो रीजन है ये दिया हुआ है, तो कोलकाता वाली जो रीजन है उसकी कैपेसिटी कितनी है? यहाँ इसे ऊपर कर लीजिए, देखिए कोलकाता का कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। मुर्शिदाबाद, इसके अलावा टीटागढ़ या टीटागढ़ जिसको कहा जाता है, और इसके बाद संथाल डी है। संथाल डी की जो कैपेसिटी है वो 480 है। और फिर तीस्ता वाला है, तो ये 4th और 5th वाला रीजन इसका आप देख रहे हैं 80 मेगावाट। इतना हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ जो सारणी बनी है इसमें भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों के या स्टेशनों के नाम आप देख रहे हैं। मतलब एक तरफ प्रोजेक्ट और स्टेशन का नाम दे रखा है और उनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी मेगावाट में पूरी जो उनकी प्रतिस्थापित क्षमता है वो दी हुई है। ये 2 हिस्से इसके हैं। तो पीछे भी हालांकि आपने यही चीज़ देखी है, लेकिन वो दूसरे ढंग से राज्यवार देखी है। यहाँ पर सिर्फ जो ताप विद्युत संयंत्र है उनकी प्रोजेक्ट या स्टेशन का नाम है और उनकी क्षमता है। तो आइए देखते हैं। बदरपुर ये आप देख रहे हैं 720। फरक्का वेस्ट बंगाल में था, अभी अभी हमने देखा है 1600 मेगावाट। कहलगांव बिहार का है, इसकी 840 मेगावाट। इसके बाद कोरबा छत्तीसगढ़ का 2100 मेगावाट, अच्छी खासी क्षमता है। इसके बाद नेशनल कैपिटल थर्मल पावर प्लांट ये दादरी का है। दादरी मतलब ये यूपी की बात हो रही है। तो ये वाला जो है राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत संयंत्र, इसकी क्षमता 840 मेगावाट है। रामागुंडम ये आंध्र प्रदेश का है और इसकी क्षमता यहाँ अच्छी खासी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये 21,000 मेगावाट है, बहुत अच्छी खासी पावर कैपेसिटी है। उसके बाद रिहंड नहीं है बल्कि ये रिहंद है, तो रिहंद ओबरा का ये उत्तर प्रदेश में आ गया, तो 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का, इसकी 2000 मेगावाट। ये सब कागजी आंकड़े हैं, मतलब रियल में इतनी होती है या नहीं होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो स्थापित क्षमता है मतलब एक इंस्टॉल कैपेसिटी होती है तो वो दे रखी है। अब देखिए इसके बाद सिंगरौली है, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश का हो गया, इसकी जो क्षमता है वो 2000 मेगावाट है। तलचर ये उड़ीसा का है, 720 मेगावाट इसकी क्षमता हो गई। ऊंचाहार ये उत्तर प्रदेश का है, तो 720 मेगावाट इसकी क्षमता हो गई। विंध्याचल मतलब विंध्याचल का जो रीजन मध्य प्रदेश में आता है, विंध्याचल का कुछ एरिया यूपी में भी आता है, तो वो वाली बात नहीं। जो एमपी वाला हिस्सा है उसमें 1260 मेगावाट ये इसकी स्थापित क्षमता है। इसके बाद गैस आधारित परियोजनाओं के भी नाम दे रखे हैं, तो गैस बेस्ड जो प्रोजेक्ट हैं उसमें अंडा आप देख रहे हैं राजस्थान का ये है। उसके बाद औरैया है और कवास है, इन्हें आपने देखा। तो अंटा राजस्थान का हो गया, इसकी कितनी है? 430 है। जरा इसे ऊपर कर लेते हैं, अब देखिए 430 है। उसके बाद औरैया है, ये उत्तर प्रदेश का है, 600 मेगावाट। और कवास ये गुजरात का है, 600 मेगावाट इसका भी है। यानी टोटल जो यहाँ पे कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है? 15,530 मेगावाट ये टोटल है। तो कुल भी याद रखिएगा, ये जो फुटकर है इससे कहीं ज़्यादा जो टोटल वाला है वो इंपॉर्टेंट है, 15,530। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ एटॉमिक पावर स्टेशन जो भारत के हैं वो दे रखे हैं, मतलब एक तरफ पावर स्टेशन का नाम है, इसे ऊपर ले आइए। अब देखिए पावर स्टेशन का नाम है, राज्य का नाम है और उनके गठन का वर्ष दिया है, यानी ईयर ऑफ कमिश्निंग। तो तारापुर, रावतभाटा, कलपक्कम, नरोरा, काकरापार, कैगा, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। आइए देखते हैं। तो तारापुर महाराष्ट्र लोकेशन है 1969, रावतभाटा राजस्थान लोकेशन है 1972, कलपक्कम को देखिए तमिलनाडु इसकी लोकेशन है 1984, नरोरा की जो लोकेशन है वो यूपी में है आप जानते ही हैं 1989, काकरापार की लोकेशन है गुजरात में 1993, कैगा की लोकेशन है कर्नाटक में 1993, कुडनकुलम की जो लोकेशन है वो तमिलनाडु में है 2002, जैतपुर की जो लोकेशन है वो महाराष्ट्र में है, जैतपुर संबलपुर आप जो राज्य विलय वाला सिद्धांत था उसके हिसाब से देखते हैं
तो फिलहाल महाराष्ट्र 2017, इसके बाद बारगी चुटका, अच्छा नाम है, मध्य प्रदेश में है ये। 2015 में स्थानीय लोगों का यहाँ पे बहुत विरोध होता है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, तो इस वजह से 2017 में इसको प्रपोज किया गया। इसके बाद कवादा चुटका है, ये भी एमपी में है। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पावर स्टेशन है, तो इसके बारे में लोग विरोध करते हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा होती हैं, तो विरोध होता है। 2015 में ये प्रस्तावित था, लेकिन इसे अभी भी अब वहाँ पे प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद छाया मिट्टी वर्दी है, तो ये गुजरात में है, शुरू ही नहीं हो पाया, माइट नॉट स्टार्ट। इसके बाद कुम्हरिया है, ये प्रस्तावित है, प्रपोजल इसका है गोरखपुर हरियाणा में, मतलब हरियाणा का जो गोरखपुर है वहाँ पे। उसके बाद माही बांसवाड़ा को आप देख रहे हैं, ये राजस्थान में है, प्रपोजल इसका है, मतलब अभी आया नहीं है, यह स्थापित नहीं हुआ है और काम करना शुरू नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऊर्जा प्लांट है ये नाभिकीय ऊर्जा के संयंत्र हैं, एटॉमिक पावर स्टेशन है, और कहीं कहीं लोगों का प्रोटेस्ट इसे झेलना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पाया। इतना हमने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन बिग एंड स्मॉल फार्मर्स। बड़े किसानों पर और छोटे किसानों पर, दोनों पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन किस पर कैसा पड़ता है ये देखने वाली बात है। तो इसीलिए यहाँ पर कंपेयर किया है बिग फार्मर्स और स्मॉल, और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, मतलब छोटे और सीमांत दोनों तरह के किसान, उन पर क्या असर पड़ता है। देखिए बड़े किसान जो है ये उच्च उत्पादक फसल किस्मों को शीघ्र अपनाते हैं। जो छोटे किसान या सीमांत वाले किसान हैं, बेचारे एकदम छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर अपना भरण पोषण करने के लिए खेती करते हैं, उनके पास ये जो प्रोसेस है ये धीमी गति से जाता है। देखिए सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है कृषि से संबंधित, अभी कृषि बिलों का इतना लंबा चौड़ा विरोध हो रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब 26 जनवरी के दिन एकदम अति हो गया था, तो वहाँ किसानों का भी दोष नहीं है और सरकार की भी कहीं ना कहीं मंशा यही है कि फायदा पहुँचे, लेकिन तरीका गलत है। मतलब जो पॉलिसी मेकर हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश की संरचना में यहाँ जो किसानों की तादाद है वो ज़्यादा बड़े वाले किसान नहीं है, ज़्यादातर जो छोटी छोटी ज़मीन वाले किसान हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रख के पॉलिसी बनानी चाहिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, जो एकदम से बड़े वाले बिजनेसमैन टाइप के फार्मर्स हैं, जिनके लंबे चौड़े खेत हैं और खूब जल्दी वो अपनी जो तरक्की है या जितने भी नए नए इंस्ट्रूमेंट हैं, संसाधन हैं, उनको खरीद कर अपना आजमा सकते हैं। तो इस तरह के किसानों को ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, ये दिक्कत वाली बात है और इसीलिए विरोध हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहले बड़े किसानों को क्या फ़ायदा होता है। तो ये तो खूब अच्छे से जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं और किस्में होती हैं फसलों की, उसको अपना लेते हैं बढ़िया एकदम इंस्ट्रूमेंट वगैरह ले आके, और इनके पास पैसा रहता ही है, ज़्यादा बड़े खेत हैं तो इनका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। जो छोटे किसान हैं इन तक जागरूकता बहुत धीरे धीरे पहुँचती है, समय लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि स्लो एडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़। इसके बाद यहाँ पे रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। जब ये इस प्रकार की उन्नत उत्पादन और फसल किस्मों और जो नवीन टेक्नोलॉजी है इसको अपना लेते हैं, तो इनसे इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनका प्रोडक्शन एकदम उच्च स्तर का पहुंच जाता है और ये मालो माल हो जाते हैं। और यहाँ बेचारे किसान, एक तो इनकी जो उत्पादन दर है वो धीमी रहती है, तो लिटिल इंक्रीज इनमें होता है, बहुत थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी जो है वो दिखाई देती है। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, हाउसिंग, एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ। मतलब जो हरित क्रांति है उसका बड़े किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो बड़े किसान है इसका मतलब ये हुआ, अब इसको ऐसे समझिए, इनके बड़े बड़े फार्म हाउस टाइप के स्थान होते हैं। मतलब ये प्रोडक्शन जो करते हैं उसका एक हिस्सा तो इनका खुद व्यक्तिगत खर्च का होता है और बाकी ये बेचते हैं, मतलब ये बिजनेसमैन टाइप के होते हैं। तो इनकी स्थितियां बेहतर होती हैं, पहले भी बेहतर थी, अभी भी बेहतर है। लेकिन जो बिचौलिए या एकदम गिरे हुए वर्ग के किसान हैं या एकदम से सीमांत वाले हैं, उनकी कंडीशन हमेशा खराब रही है और अभी भी खराब है। तो इनके लिए ना तो खाद्य है, ना पोषण है, ना आवास है, ना सफाई है, ना स्वास्थ्य में कोई सुधार आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से जहाँ थे वहीं, आज़ादी के समय जहाँ रुके हुए थे वहीं पर है। देखिए ये भी आगे बढ़े हैं, लेकिन इनमें जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। और जब ये वाला किसान इंप्रूव करेगा, इसके अंदर बढ़ोतरी होगी, तभी सही अर्थ में भारत की जो एग्रीकल्चर या इकोनॉमी है दोनों बूस्ट करेंगी, यानी ऊपर जाएंगे। इसके बाद देखिए अचल संपत्ति में वृद्धि। मतलब इनकी जब देखिए प्रोडक्शन बढ़िया हो रहा है, बढ़िया आमदनी हो रही है, तो अचल संपत्ति, शानो शौकत, कुल बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो सब होता है, बेहतर जीवन स्तर इनका होता है, जो इनकी आयु है वो बढ़ जाती है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि आयु कैसे बढ़ती है। देखिए जब आर्थिक तंगी आती है तो मनुष्य जो है वो तनावग्रस्त हो जाता है, वो जुगाड़ करने में ही अपने जीवन के हिस्सों को काटना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, उसका स्वास्थ्य खराब होता है, तो इससे भी आयु घटती है। लोग कहते हैं कि आयु ऊपर से निर्धारित होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मनुष्य जीवन कैसा जी रहा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसको पोषण कैसा प्राप्त हो रहा है, माहौल कैसा प्राप्त हो रहा है, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इस पर भी आयु निर्भर करती है। दवाओं का जब से इजाद हुआ है और आम आदमी की पहुंच में दवाएं आई हैं, तब से मृत्यु दर घट गई है। तो अब यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, दवाएं यानी साइंस जिम्मेदार है। तो यहाँ नास्तिक होने की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आयु इस पर निर्भर करती है। तो ये किसान खुशहाल हैं, इनके पास सब कुछ है, दुख किसी बात का नहीं है, तो ये जल्दी मरेंगे क्यों, आराम से लंबी जिंदगी जिएंगे। और ये बेचारे जो है इनकी प्रत्याशित आयु में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। इसके बाद देख लीजिए बड़े किसान जो है वो अमीर हो जाते हैं
और ग्रामीण समाज का ध्रुवीकरण हो जाता है। मतलब ये जो है ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं तो असमानता पनपती है। मतलब ये अमीर हो रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा गांव अमीर हो जा रहा है। ये भी बात नहीं है कि इतने बड़े बड़े खेत हर किसान के पास होते हैं। ये अगर 100% में देखा जाए तो सिर्फ जो 10% है, 10% भी बहुत ज़्यादा है, 5% ऐसे किसान हैं जिनके पास इस प्रकार के बड़े बड़े खेत हैं। बाकी जो 95 to 90% किसान हैं उनके पास या तो औसत आकार के खेत हैं और नहीं तो टुकड़े टुकड़े ज़मीन है जिस पर कि वो अपने अपने परिवार का सिर्फ भरण पोषण कर लेते हैं, या थोड़ा सा जो साबुन तेल लकड़ी वगैरह है उसके लिए थोड़ा अनाज बेचकर पैसा कमा लेते हैं, यही है। तो इस प्रकार की कंडीशन है। बड़े किसानों को सिर्फ और सिर्फ फायदा होता है इस हरित क्रांति का। मतलब हरित क्रांति देश में लाई जाती है कि किसानों का भला हो, तो भला किसका होता है? इनका होता है, इनका नहीं होता है, नहीं के बराबर फायदा होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, इनकी अचल संपत्ति घटने लगती है। घटने कैसे लगती है? जब प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो ये कर्जे में डूबेंगे, मतलब कर्जा लेकर बीज डालेंगे और ये सब, और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पता लगा घर में कोई बीमार हो गया या जो पारिवारिक आवश्यकताएं हैं, शादी ब्याह करना है, तो उसके लिए ज़मीन बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब ज़मीन ही इनके पास एक आधार होती है, तो मजबूर होकर, ये चाहते नहीं है, मजबूर होकर ये ज़मीनों का विक्रय शुरू कर देते हैं। और खरीदने वाले लोग कौन होते हैं? ये लोग होते हैं। ये अपनी ज़मीन के दायरे को और फैलाते रहते हैं, तो इनकी कंडीशन लैंडलॉर्ड वाली हो जाती है और ये बेचारे एकदम नीचे दब जाते हैं। इसके बाद प्रत्याशित आयु में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। छोटे किसानों में गरीबी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। मतलब ये हरित क्रांति क्या करती है? इनकी गरीबी को और बढ़ा देती है। और उसके साथ साथ किसान जो है वो एकजुट होते हैं, मतलब ये इनमें संगठन होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बड़े किसान वो अपने मन के राजा होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं, उनके पास पैसा है, उनको क्या पड़ी है कि किसी का मुंह देखे। और जो छोटे किसान होते हैं वो उनमें संगठन होता है, वो मिल बांट कर अपना काम करते हैं। जैसे अपने खेती हर जो उपकरण है उसको अपने पड़ोसी को दे देंगे, कुछ समय तक वो यूज़ करेगा, फिर आपको दे देंगे, इस प्रकार से होता रहता है, आपस में लेन देन चलता रहता है। तो ये सब कंडीशन है और अंतर है। और आप यहाँ पे ये जो टेबल देख रहे हैं ये पूरे भारत की संरचना है। और आजकल जो विरोध हो रहा है उसकी वजह यही है, ये वाला हिस्सा भारत में ज़्यादा तादाद में है। और जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो इसको ध्यान में रखकर नहीं बन रही है, बल्कि इनको ध्यान में रखकर बन रही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी होती है। तो सामाजिक तनाव तो बढ़ेगा ही, जब एक ऊंचा होगा और एक एकदम नीचे गर्त में चला जाएगा तो यहाँ तनाव में बढ़ोतरी होगी। अब देखिए इसके बाद मेन फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्रीज है भारत की वो दी हुई है। यहाँ तक हमने थोड़ा सा सामाजिक चर्चा कर ली है। अब वापस लिस्टिंग वाले फॉर्मेट में लौट आते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंडरटेकिंग्स जो है वो दिए हुए हैं, यानी उपक्रम का नाम दिया है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है, लोकेशन दी हुई है और रिमार्क दिए हुए हैं। इन्हें एक क्रम से देखते हैं। तो पहला आपका द फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यानी FCIL है। इसे आप नीचे देख रहे हैं, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला दोनों देख लीजिएगा। और उसके बाद 1961 ये इसकी स्टैब्लिशमेंट का ईयर है। सिंदरी और नांगल ये पंजाब के हैं, ये इनकी लोकेशन है। रिमार्क की अगर बात की जाए तो इट हैज़ 4 यूनिट्स, इसकी 4 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी? तो एक तो सिंदरी है झारखंड वाली, उसके बाद गोरखपुर है यूपी में, यूपी वाला ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तलचर है ओडिशा में और रामागुंडम है आंध्र प्रदेश में। इसकी जो यूनिट्स हैं उनके नाम याद रखिएगा। 4 इकाइयाँ हैं और कहाँ कहाँ हैं? तो झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, ओडिशा में है और आंध्र में। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए राष्ट्रीय फर्टिलाइजर लिमिटेड आपको दिखाई दे रहा है। 1974 ये इसकी स्टैब्लिशमेंट का ईयर है। भटिंडा, नांगल, पानीपत, विजयपुर ये इसकी लोकेशन है। मतलब यहाँ स्थान के तौर पे अगर देखा जाए, और रिमार्क में अगर देखा जाए तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे होता है इन प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। मतलब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इन दोनों चीज़ों का यहाँ पे विशेषीकरण होता है। इसके बाद द हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HFCL की बात हो रही है। 1978 ये इसकी स्टैब्लिशमेंट का ईयर है। और 5 ऑपरेशनल यूनिट्स जो हैं, मतलब जो कार्यकारी इकाइयाँ कही जाती हैं, उनको यहाँ पे इंग्लिश में कहा गया है ऑपरेशनल यूनिट्स। तो ये कहाँ पर है? 5 है टोटल। इसमें आप देखिए बरौनी है, इसके अलावा दुर्गापुर है, और 3 यूनिट जो है वो अकेले यहाँ पे असम में है, मतलब नामरूप वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। ये हमने देखा, मतलब 5 कार्यकारी इकाइयाँ हैं, उसमें से एक आपकी बिहार में है, एक जो है वो वेस्ट बंगाल में है और बाकी 3 जो है वो असम में है। इतना देखने के बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल, मतलब नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसे कि यहाँ पे R फॉर राष्ट्रीय है, मतलब यहाँ पे N नहीं है बल्कि R है, तो R से राष्ट्रीय समझिएगा। RCFL इस रूप में जाना जाता है। स्थापना का वर्ष यहाँ दिया हुआ है 1978। ट्राम्बे में 4 इकाइयाँ हैं और इसके अलावा अगर थाल में देखा जाए तो यहाँ पर 1 इकाई है। महाराष्ट्र की बात की जा रही है। इसके बारे में कुछ यहाँ विशेष नहीं है, रिमार्क नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए द राष्ट्रीय केमिकल, यहाँ देखिए राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड RFCL, इसे हमने देख लिया है। इसके बाद फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, ये ट्रावणकोर का है, यहाँ आप देख रहे हैं द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। और इसमें अगर देखा जाए इसकी इकाइयों के बारे में, यूनिट्स इसकी 2 जो है वो कोची में है और 1 यूनिट जो है ये उदयगोलम में है। यहाँ आप देख रहे हैं जो उद्योग मंडलम वाला क्षेत्र है वहाँ पे है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उद्योग मंडलम है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड है, तो 1996 ये इसका समय है। चेन्नई तमिलनाडु ये इसकी लोकेशन है। और इसके बारे में रिमार्क दे रखा है कि स्टेप अप इन कोलैबोरेशन विद नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी,
मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय ईरानियन जो ऑयल कंपनी है उसके साथ ये सहकारिता में स्थापित हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। द पारादीप फास्फेट लिमिटेड आपको दिखाई दे रहा है, पीपीएल, और 1981 इसकी स्टेब्लिशमेंट का ईयर है। भुवनेश्वर ओडिशा इसकी लोकेशन है, और पहला कारखाना जो इसका है यानी फर्स्ट फैक्ट्री जो है या प्लांट आप कह सकते हैं वो 1986 में स्टैब्लिश होता है। और दूसरा जो इसका हिस्सा है, मतलब ये पूरा कंप्लीट नहीं रहता है, तो जो सेकेंड पार्ट इसका है वो 1992 में कंप्लीट होता है, वो चीज़ है। और थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, उन्हें देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्लांट वाज कमीशन इन 1986 एंड सेकेंड फेज वाज, इसका जो सेकेंड फेज है वो कंप्लीट होता है 1992 में। प्रोड्यूसेस फास्फोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से जो प्रोडक्शन होता है वो किस चीज़ का होता है, तो फास्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, H2SO4, ये हमने देखा। अब इसके बाद जो अगली इसमें टेबल है उसमें किस तरह की जानकारी है, तो ये है भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग और उसकी लंबाई, मतलब नेशनल हाईवे नंबर दिया हुआ है, उसके बाद उनकी लंबाई किलोमीटर में दे रखी है, और उनका रास्ता कहाँ से कहाँ की ओर जाता है ये दिया हुआ है, इसे हमें देखना है। तो देख लेते हैं। राजमार्ग संख्या पहले देखते हैं, तो यहाँ 44 है, ये ओल्ड अगर पुराने फॉर्मेट में देखा जाए तो NH7 था। इसकी लंबाई कितनी है, 3745 है, यहाँ देखिएगा। और इसका मार्ग अगर देखा जाए तो श्रीनगर से कन्याकुमारी ये इसका रास्ता है, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण। उसके बाद 27, मतलब नेशनल हाईवे नंबर 27, यहाँ पे NH नहीं दिया है, NH ऊपर दे दिया है, तो उसे आप इसमें इंक्लूड करते जाइएगा, नंबर सिर्फ दे रखा है। तो 27 आप देख रहे हैं, और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे दी हुई है 3507। तो लंबाई नहीं पूछेगा इसमें, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट पूछ सकता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। लंबाई ये नहीं दे देगा कि 3745 है, 3000 है, इसमें से कौन सा है सही बताइए, ऐसे नहीं देगा। इसके बाद देखिए, पोरबंदर सिलचर वाला जो रीजन है वो इसका रूट है। उसके बाद देखा जाए 48 को, नेशनल हाईवे नंबर 48, और इसका जो ओल्ड यहाँ पे नामकरण था वो NH8 के तौर पे था। इसकी जो लंबाई है किलोमीटर में 2807 है, दिल्ली चेन्नई ये इसका रूट है। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 52, यहाँ देखिए 2317, हिसार, जयपुर, कोटा, इंदौर, धुले, औरंगाबाद, बीजापुर, हुबली, ये इसका पूरा लंबा सा रूट है। लंबा रूट तो यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पे कई सारे जो क्षेत्र हैं उनके नाम दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ नेशनल हाईवे नंबर 30 को आप देखिए 2010, ये इसकी लंबाई है, ये कोई सन नहीं है, 2010 यहाँ पे इसकी लंबाई है किलोमीटर में। और इसकी जो लोकेशन यहाँ पे रूट अगर देखा जाए तो सितारगंज है, ये उत्तराखंड का है, और वहाँ से लेकर इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक इसकी पूरी रूट यहाँ देखी जाती है। नेशनल हाईवे नंबर 6 को देखते हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो 1873 किलोमीटर है। हजीरा, धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, बहारघोड़ा और कोलकाता, ये इसका पूरा लंबा सा रूट है, मतलब बीच के जो प्रमुख स्थल हैं उनके नाम दे रखे हैं। उसके बाद 6 के बाद चलते हैं 53 की ओर, तो नेशनल हाईवे नंबर 53, यहाँ देखिए 1781, ये किलोमीटर में इसकी लेंथ है। हजीरा गुजरात का, पारादीप बंदरगाह जो है ओडिशा का, ये पूरा इसका रूट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल हाईवे नंबर 16 को देखिए, जो पहले के समय में NH5 के नाम से जाना जाता था, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है, तो उसको बताया गया है। जो ओल्ड NH5 था उसको यहाँ पे नेशनल हाईवे नंबर 16 कहा गया। ये 1659 यानी 1659 किलोमीटर लंबा है, इसकी लंबाई टोटल है। और ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था यानी स्वर्णिम चतुर्भुज था, उसका हिस्सा है वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्र तक, इतना हमने देखा। उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 66 को देखिएगा, ये ओल्ड NH17 है, पहले इसका नाम क्या था, ओल्ड NH17 था, मतलब ओल्ड का मतलब यह है कि पहले था, और इसका जो पहले का नाम है वो NH17 है, लेकिन अभी जो तत्काल नाम है वो NH66 है, यानी नेशनल हाईवे नंबर 66, और इसकी लंबाई है 1593। पनवल से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूरा फैला हुआ है, इसका रूट दिया हुआ है। उसके नीचे आप देखिए नेशनल हाईवे नंबर 19, इसको पहले NH2 के नाम से जानते थे, तो 1435 किलोमीटर ये पूरा लंबा है। दिल्ली कोलकाता ग्रैंड ट्रंक रोड का ये ऐतिहासिक हिस्सा है, और ऐतिहासिक हिस्सा अगर देखा जाए तो ये उत्तरापथ का ऐतिहासिक हिस्सा है। पहले के समय में जो प्राचीन भारत था उसमें आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 2 तरह के राजमार्ग हुआ करते थे, एक तो उत्तरापथ था जो कि उत्तर वाले हिस्से में भारत के था, और दूसरा दक्षिणापथ था जो कि कंटकाकीर्ण मार्ग था, मतलब वहाँ पे झाड़ झंखाट बहुत था, जंगली एरिया था, कोई जाता नहीं था जल्दी। और ये जो था ये एक तरह से व्यावसायिक मार्ग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ बस्ती का घनत्व ज़्यादा था, ये सब चीज़ें। बाद में उसी उत्तरापथ को ग्रैंड ट्रंक रोड यानी शेरशाह सूरी मार्ग के तौर पे शेरशाह सूरी डेवलप करवाता है, और बाद में फिर अंग्रेजों के समय में इसका फिर से एक बार जो रीमॉडिफिकेशन है वो किया जाता है, और समय समय पर सरकार इसे इम्प्रूव कराती रहती है। तो ये वही है, ये नेशनल हाईवे नंबर 2 के नाम से पहले जाना जाता था, अभी 19। इसके बाद 34 को देखिए 1426 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, यहाँ किलोमीटर में लंबाई दी हुई है। गंगोत्री डैम जो है उत्तराखंड का, वहाँ से लखनादौन ये जो जबलपुर का है वहाँ तक इसकी लोकेशन है। उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 2, पहले जो 2 था वो कौन था, ये वाला था, मतलब जिसे GT रोड के नाम से आप कहते हैं। लेकिन अभी जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है वो है 1214 किलोमीटर लंबा। डिब्रूगढ़, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मतलब जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें दूसरा सबसे, मतलब सेकेंड लॉन्गेस्ट ये माना जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 13, इसको पुराने समय में नेशनल हाईवे नंबर 229 कहा जाता था, तो 1150 इसकी टोटल लंबाई है। तवांग अरुणाचल प्रदेश का जो है वहाँ से लेकर पासीघाट असम तक ये फैला हुआ है।
नेशनल हाईवे नंबर 47 1080 किलोमीटर लंबा है और ये बनबनबोर, अच्छा नाम है, तो बनबनबोर गुजरात से लेकर ये नागपुर महाराष्ट्र तक पूरा स्ट्रेच है इसका, इसे हमने देखा। और एक और बचा हुआ है उसे देख लीजिए, ये नेशनल हाईवे नंबर 31 है। सभी का यहाँ नाम नहीं दिया है, जो मुख्य है उन्हीं का नाम दिया है। तो नेशनल हाईवे नंबर 31 इसका जो लेंथ है छोटा सा है 968, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल यानी यूपी से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये पूरा इसका जो रूट है वो दिखाया जा रहा है। यहाँ तक देखने के बाद अब जो लेंथ है यहाँ पे वो दी हुई है रेलवेज की, मतलब ये कहा गया है कि प्रमुख राज्यों में रेलवे की लंबाई कितनी है। तो आइए देखते हैं, यहाँ राज्य का नाम दिया है और रेलवे की लंबाई 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर दी हुई है। तो पहले पंजाब है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, बिहार है, इस प्रकार से राज्यों को आप देखेंगे। तो पंजाब में कितनी है 42.78 है, वेस्ट बंगाल में कितनी है तो 41.85 है। अब ये जितने भी आंकड़े आप देख रहे हैं इसमें नंबर नहीं पूछेगा, मतलब कहाँ पे कितनी है ये सब नहीं, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है यही सब आएगा, या दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है या अंतिम से दूसरा कौन है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो ऊपर नीचे वाले 4-5 देख लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए बिहार वाला, तो बिहार की जो यहाँ पे पूरी रेलवे की लंबाई बताई गई है वो 30.82 है। ये 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से नापा गया है, मतलब 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से नापा गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का कितना है 30.20 है। तमिलनाडु का अगर देखें तो 29.96 है, इसे आप देख रहे हैं। गुजरात का अगर देखें तो 28.73 है, इसे आपने देखा। उसके बाद असम को देखिएगा तो 27.58 है। गोवा का अगर देखा जाए तो 20.72 है। आंध्र का अगर देखें तो 17.39 है और अंत में है महाराष्ट्र, यहाँ पे है 17। इतना हमने देखा, ये रेलवे की लंबाई है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए प्रमुख मेट्रो लाइनों की महत्वपूर्ण विशेषताएं दी हुई हैं, मतलब ये साइलेंट फीचर्स ऑफ मेजर मेट्रो लाइन्स ऐसे करके दिया हुआ है। मतलब इसमें हम देखने वाले क्या है तो लाइन्स का नाम दिया हुआ है, उसमें जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो कब हुआ था ये दिया हुआ है, सेकंड जो इसका लास्ट एक्सपेंशन है वो कब किया जाता है ये दिया हुआ है, स्टेशन दिए हुए हैं, कितने स्टेशन है, संख्या उनकी, लंबाई किलोमीटर में दे रखी है और टर्मिनल्स कौन कौन से हैं वो दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, पहले रेड लाइन है, उसके बाद येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, इस प्रकार से ये कलर वाइज है। तो रेड लाइन का जो पहला ऑपरेशन था, फर्स्ट ऑपरेशन था, वो 24 दिसंबर 2002 का है और अंतिम विस्तार यानी लास्ट एक्सटेंशन जो इसका होता है वो 4 जून को होता है, मतलब 4 जून 2008 को, ऐसे डेट है। स्टेशन कितने हैं 21 है। लंबाई की किलोमीटर में अगर बात की जाए तो 25.09 किलोमीटर ये पूरा लंबा है। दिलशाद गार्डन से लेकर रिठाला ये टर्मिनल है इसका। उसके बाद देखिए येलो लाइन, तो येलो लाइन की जो यहाँ फर्स्ट ऑपरेशन की डेट है वो 20/12/2004 की है, यानी 20 दिसंबर 2004 और 10 नवंबर 2015 को इसका अंतिम लास्ट एक्सपेंशन किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेशन कितने हैं 37, लंबाई कितनी है 49 और समयपुर बांदी जो हुड्डा सिटी सेंटर है वो इसमें टर्मिनल के तौर पे दिया हुआ है। ब्लू लाइन को देखिए ये है, तो ब्लू लाइन का जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो 31/12/2005 मतलब 31 दिसंबर 2005 को पहला ऑपरेशन किया जाता है। मतलब यहाँ चीर फाड़ नहीं की जाती है, ये ऑपरेट किया जाता है यानी क्रियान्वयन किया जाता है। और लास्ट एक्सपेंशन जो है वो 30 अक्टूबर 2010 को किया जाता है। 44 स्टेशन है और 49.93 जो लंबाई है किलोमीटर में उसका विस्तार है। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी द्वारका सेक्टर 21 ये इसका टर्मिनल है। उसके बाद ग्रीन लाइन को देखिएगा तो ग्रीन लाइन में 27/8/2011 यानी 27 अगस्त 2011 इसकी डेट है फर्स्ट ऑपरेशन की। अंतिम विस्तार अभी तक नहीं हुआ है और उसके बाद स्टेशन है 3.32 ये लंबाई है किलोमीटर में। और यहाँ पे पार्क मेन जो कीर्ति नगर है यानी अशोक पार्क वाला, उसके बारे में कहा जा रहा है, अशोक पार्क मेन कीर्ति नगर ये टर्मिनल है इसका। उसके बाद वायलेट लाइन यानी बैगनी लाइन, तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये 3 अक्टूबर 2010 ये इसका फर्स्ट ऑपरेशन की डेट है। 6 स्टेशन है, लंबाई 22.70 है। नई दिल्ली द्वारका सेक्टर 21 ये इसका टर्मिनल है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस को देखते हैं तो ये 23/2/2011 है यानी 23 फरवरी 2011 और इसका फर्स्ट ऑपरेशन की डेट है। यहाँ आप देख रहे हैं, इन सबको मिटा लीजिए और यहाँ से देखिए क्योंकि ज़्यादा उसमें कचरा मच गया था। तो 23 फरवरी 2011 ये इसकी डेट है। यहाँ आप देख रहे हैं ये फर्स्ट ऑपरेशन की तारीख है और यहाँ देखिए स्टेशन जो है वो 6 है, लंबाई 22.70 किलोमीटर है। नई दिल्ली द्वारका सेक्टर 21 ये इसका टर्मिनल है, टर्मिनल को देख लीजिएगा। तो वायलेट लाइन जो है इसका टर्मिनल आपने देखा, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप वायलेट लाइन का जो टर्मिनल है वो कश्मीरी गेट एस्कॉर्ट मुजेसर वाला है। इसके बाद एयरपोर्ट एक्सप्रेस को आप देख रहे थे, नई दिल्ली द्वारका सेक्टर 21 और मेजेंटा लाइन का जो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन की डेट है वो 25/12/2017 है यानी 25 दिसंबर 2017। 16 स्टेशन यहाँ पे हैं और 24.82 ये टोटल लंबाई है, लेंथ है किलोमीटर में। जनकपुरी पश्चिम कालका जी मंदिर ये इसका टर्मिनल है। और पिंक लाइन को आप देख लीजिए तो ये मुकुंदपुर डिपो शिवनगर इसका टर्मिनल है और यहाँ इसकी जो फर्स्ट ऑपरेशन की डेट है वो 14 मार्च 2018 है। और उसके बाद 39 यहाँ पे स्टेशन और 58.59 ये टोटल लंबाई है किलोमीटर में। इतना हमने देखा और उसके बाद तो अगला सिलसिला जो है यहाँ से शुरू होता है। इसमें मेन एरियाज और जो कंसंट्रेटेड ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है वो दे रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, जनजातीय जनसंख्या के केंद्रीकरण का जो मुख्य क्षेत्र है वो यहाँ पर दिया है। तो उत्तर पूर्वी प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है
यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश का अर्थ ही बदल जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, ये पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब आते हैं। इसके बाद सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में अगर देखा जाए तो इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इसके अलावा दादर हवेली, मतलब दादरा नगर हवेली, दमन दीव, वो वाला हिस्सा पूरा जो केंद्र शासित प्रदेश का है, और उसके बाद गुजरात, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये सब इसमें मध्य जनजातीय बेल्ट में यानी सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में आते हैं। और अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार आइलैंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, केरल है। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें तमिलनाडु का नाम आता है। ये सब जनजातीय जनसंख्या के केंद्रीकरण के, मतलब जहां ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है ट्राइबल्स की, वो दिए हुए हैं। इसके बाद अब भाषाई क्षेत्रों को देख लेते हैं, मतलब जो यहाँ पे लैंग्वेज वाले रीजन है भारत के, तो भाषाई प्रदेशों के नाम एक तरफ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्टेट और यूटीज का नाम दिया है। तो पहले आप देखिए असमिया है, तो असमिया भाषा का जो क्षेत्र है वो असम और उसके आसपास के जो एडजेसेंट रीजन है वो इसमें आते हैं। बंगाली भाषा को देखें तो वेस्ट बंगाल तो रहेगा ही, उसके अलावा त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में ये बोली जाती है। गुजराती भाषा को अगर देखा जाए तो गुजरात और जो उसके आसपास के एरिया है, ये भाषा के नाम से भी आप क्षेत्र का नाम गेस कर सकते हैं। तो गुजराती जो है ये, अगर इसका बेल्ट देखा जाए तो गुजरात में तो रहेगा ही, उसके आसपास के जो एरिया है वो प्रभावित होंगे। उसके बाद हिंदी को अगर देखा जाए तो अच्छी खासी इसकी बेल्ट है, और उसके बावजूद इतनी दुर्गति है, लेकिन फिर भी देखते हैं तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार, यहाँ पे पूरा इसका जो क्षेत्र है, मतलब इतने क्षेत्रों को ये कवर करती है। इसके बाद कन्नड़ को देखिएगा, उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा था, तो यहाँ हिंदी कैसे नहीं हो सकती। अब इन पर प्रभाव रहता है, जैसे दूसरी भाषाओं का प्रभाव पड़ता है, वो अलग चीज़ है। कन्नड़ को देखते हैं तो कन्नड़ का जो क्षेत्र है वो कर्नाटक और निकटवर्ती क्षेत्र है। इसके बाद कश्मीरी को देखेंगे, कश्मीरी भाषा का कश्मीर डिवीजन हो जाएगा, ये आपने देखा। मलयालम को देखिए तो केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। मराठी का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र और गोवा दोनों है, मतलब महाराष्ट्र में तो अनिवार्य रूप से है, उसके अलावा गोवा में भी। ओडिया को देखिए तो ये ओडिशा और हरियाणा का जो आसपास का क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। पंजाबी को अगर देखें तो पंजाब और हरियाणा का जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। तमिल जो है ये तमिलनाडु और पुडुचेरी, और तेलुगु को अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और एडजेसेंट जो रीजन है उसमें इसका बोलचाल का जो चलन है वो चलता रहता है। यहाँ तक हमने भाषाओं के विस्तार को देखा, और उसके बाद तब प्रवसन के परिणामों को हमें देखना है, यानी माइग्रेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर चर्चा होगी, लेकिन वो अगले वीडियो लेक्चर में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।